नमस्कार। आज 20 सितंबर 2025 के द हिंदू और कुछ दूसरे जरूरी स्रोतों पर हम एक गहरी नजर डालेंगे। जी नमस्कार। और आज मुद्दे भी काफी अहम है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्षता पर। हाँ। फिर डब्ल्यूटीओ की एक रिपोर्ट आई है एआई और व्यापार पर। भारत की इनोवेशन रैंकिंग भी आई है। अच्छा। और उधर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है। चुनाव आयोग से जुड़ा भी एक मामला है। और आखिर में एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण है कि कैसे हमारी स्वास्थ्य योजनाएं क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो विश्लेषण है, वो आप तक आसान भाषा में पहुंचाएं। जी तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय से, सुप्रीम कोर्ट, संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्षता। हाँ, तो ये मामला असल में कर्नाटक के मैसूर दशहरा उत्सव से जुड़ा है। हुआ ये कि बुकर पुरस्कार विजेता हैं बानू मुश्ताक, उनको न्योता दिया गया था। अच्छा, और उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई? जी हाँ, और वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनका कहना था कि भाई ये एक धार्मिक आयोजन है, तो उसमें उनको बुलाना मतलब पवित्रता का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने तो याचिका सीधे सीधे खारिज कर दी और बहुत साफ कहा कि देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये बात संविधान की प्रस्तावना में लिखी है। हाँ। और उन्होंने ये भी जोर दिया कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो संविधान के मूल ढांचे का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्षता पर कोर्ट का इतना जोर देना काफी मायने रखता है। वैसे संविधान में प्रस्तावना की असली भूमिका क्या है? मतलब क्या ये खुद एक कानून है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो प्रस्तावना है ना, वो संविधान का सार है, एक तरह का परिचय। अच्छा। पर हाँ, इसे आप सीधे कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते, मतलब ये जस्टिशिएबल नहीं है। ओके। लेकिन इसकी अहमियत तब होती है जब किसी कानून का मतलब समझना हो। व्याख्या में मदद करती है ये। अच्छा, मतलब कानून समझने के लिए एक गाइड की तरह। हाँ बिल्कुल। और कोर्ट ने भी टाइम टाइम पर इसकी भूमिका को माना है। पहले एक बेरूबारी केस था 1960 का, उसमें कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर जो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उसमें कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। हाँ, ये तो बहुत मशहूर केस है। जी, और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और इसी केस से वो मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी आया था। और बाद में धर्मनिरपेक्षता को भी इसका हिस्सा माना गया। तो मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मल शुरुआत नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा जैसी है। इसमें क्या क्या खास बातें हैं? इसमें कई चीजें हैं। पहली कि संविधान का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। दूसरी, भारत कैसा देश होगा? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरी, उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। न्याय भी कैसा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता भी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। और समानता? समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। और बंधुत्व ऐसा जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को पक्का करे। और आखिर में इसे अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949। लेकिन इसमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द तो बाद में आए थे ना? हाँ, 1976 में है ना? जी बिल्कुल। ये और अखंडता शब्द 1976 में 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। प्रस्तावना में बस यही एक बार बदलाव हुआ है। और ये जो मूल प्रस्तावना थी वो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। अच्छा, और गणराज्य का मतलब भी एक बार साफ कर दें। हाँ, गणराज्य मतलब कि देश का जो मुखिया है, हमारे राष्ट्रपति, वो चुने हुए होते हैं, वंश के आधार पर नहीं बनते, जैसे राजा रानी होते हैं। ठीक है। और ये सारा मामला शुरू हुआ था बानू मुश्ताक के न्योते से। उनकी किताब को बुकर मिला है, ये भी बता दें। हाँ बिल्कुल। उनकी लघु कहानियों का संग्रह है हार्ट लैम्प। उसे 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये जानकारी भी अहम है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा तकनीक और व्यापार की दुनिया में चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की एक रिपोर्ट आई है एआई पर। ये हाँ, WTO की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025, और इसका थीम है मेकिंग ट्रेड एंड एआई वर्क टुगेदर टू बेनिफिट ऑल। और रिपोर्ट का जो मेन अनुमान है वो काफी बड़ा है। कह रहे हैं कि एआई की वजह से 2040 तक दुनिया का व्यापार और जीडीपी करीब 34 से 37% तक बढ़ सकता है। 34 से 37%, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या रिपोर्ट सिर्फ फायदे गिना रही है या कुछ चिंताएं भी हैं? नहीं, फायदे तो है, लेकिन चिंताएं भी उतनी ही गंभीर बताई हैं। सबसे बड़ी चिंता है डिजिटल डिवाइड की। मतलब ये
कि अगर एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह बराबर नहीं फैला तो जो कम आय वाले देश हैं या मध्यम आय वाले देश वो पीछे रह जाएंगे, असमानता और बढ़ जाएगी। और नौकरियों का क्या? एआई से तो हमेशा ये डर रहता है। हाँ, उसका जिक्र भी है। लेबर मार्केट पर असर पड़ेगा। बहुत से काम ऑटोमेट हो जाएंगे तो नौकरियां जाने का खतरा है। इसके लिए सरकारों को, इंडस्ट्री को मिलकर सोचना होगा। लोगों को नई स्किल सिखानी पड़ेंगी। सही बात है। ये तो सामाजिक आर्थिक चिंताएं हुई। पर्यावरण का भी कुछ जिक्र है। हाँ, एक बड़ी चिंता सस्टेनेबिलिटी की है। ये जो एआई सिस्टम होते हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, ये बिजली बहुत खाते हैं। अच्छा। रिपोर्ट में नॉर्डिक देशों का उदाहरण भी दिया है। वहाँ डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए नदियों, झीलों का पानी खूब इस्तेमाल हो रहा है। इसका पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। भारत के लिए क्या मतलब है इस रिपोर्ट का? मौके कहाँ हैं, खतरे कहाँ हैं? देखिए, मौके तो बहुत हैं भारत के लिए। सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, पर जो चिंताएं रिपोर्ट में है वो हम पे भी लागू होती हैं। जैसे ये पक्का करना होगा कि एआई का फायदा सिर्फ कुछ बड़े शहरों या कंपनियों को ना मिले, और हमें अमेरिका, चीन जैसे देशों पर निर्भर होने से बचना होगा। अपनी खुद की एआई ताकत, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। ये निर्भरता वाली बात जरूरी है। जी। क्या ये सिर्फ एआई में ही है? नहीं, ये कई जगह दिखती है। जैसे अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें, हाँ, उसमें भी चीन का दबदबा है सोलर पैनल्स बनाने में। अब भारत तेजी से सोलर एनर्जी अपना तो रहा है, पर पैनल बनाने के लिए जो जरूरी खनिज चाहिए या जो हमारी अपनी फैक्ट्री लगाने की क्षमता है वो अभी कम है। तो चीन पर निर्भरता बढ़ने का खतरा वहां भी है। यानी नई तकनीकें आती हैं तो विकास के साथ साथ ये निर्भरता, बराबरी और पर्यावरण जैसी चुनौतियां भी लाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक नजर डालते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 पर। GII। हाँ, ये कौन जारी करता है और क्या रहा भारत का हाल? इसे WPIO जारी करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इस साल 139 देशों में भारत की रैंक आई है 38वीं। ये तो पिछले सालों से बेहतर है ना? हाँ, बिल्कुल। लगातार सुधार हो रहा है और मध्य और दक्षिण एशिया में तो हम टॉप पर हैं। अच्छा, रिपोर्ट में कुछ बताया है कि सुधार क्यों हो रहा है, किन चीजों में हम अच्छे हैं? जी, रिपोर्ट बताती है कि खासकर ICT सेवाओं के निर्यात में, वेंचर कैपिटल मिलने में और साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या में भारत ने अच्छा किया है। ये दिखाता है कि हम धीरे धीरे नॉलेज इकोनॉमी बन रहे हैं। पर हाँ, जो टॉप 3 है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, उन तक पहुंचने के लिए अभी रिसर्च पर खर्च, हायर एजुकेशन की क्वालिटी, इन सब पर और काम करना होगा। ठीक है, तो संकेत अच्छे हैं पर सफर लंबा है। चलिए अब थोड़ा पश्चिम एशिया का रुख करते हैं। एक बड़ी रक्षा डील हुई है वहां। जी, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता SMDA साइन हुआ है। ये उस इलाके की जियोपॉलिटिक्स के लिए अहम घटना है। वैसे इन दोनों के बीच तो रक्षा संबंध पहले से हैं शायद। हाँ, काफी पुराने और गहरे हैं। आपको याद होगा 80 के दशक में हजारों पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में तैनात थे, मक्का में जो हमला हुआ था उसके बाद। सऊदी अरब हमेशा से अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित रहता है, खासकर ईरान से खतरे को लेकर। तो इस नए समझौते से सऊदी अरब को क्या मिलेगा? मुख्य तौर पर तो अपनी सुरक्षा मजबूत करना। वो पाकिस्तानी सेना की जो लड़ने की महारत है उसका फायदा लेना चाहते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इससे सऊदी को पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार की एक तरह की सुरक्षा छतरी मिल जाए। हालांकि ये खुलकर नहीं कहा गया है। और पाकिस्तान को क्या फायदा है इसमें? पाकिस्तान के लिए तो कई फायदे हैं। एक तो सऊदी से पैसा मिलेगा, निवेश आएगा, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। हाँ, अर्थव्यवस्था की हालत तो खराब है वहाँ। बिल्कुल। दूसरा, उनकी अपनी डिफेंस ताकत बढ़ेगी। और तीसरा, शायद उन्हें वो एडवांस्ड अमेरिकी हथियार और टेक्नोलॉजी भी मिल जाए जो अमेरिका सऊदी को बेचता है, एक तरह से पिछले दरवाजे से। और इस सब में अमेरिका कहाँ खड़ा है? उसकी रजामंदी है इसमें? माना तो यही जा रहा है कि अमेरिका की एक तरह से खामोश सहमति है। अमेरिका के दोनों देशों से रिश्ते हैं, पेचीदा हैं, पर हैं। शायद अमेरिका इसे ईरान को बैलेंस करने के तरीके के तौर पर देख रहा है। भारत के लिए इसकी क्या मायने है? चिंता की बात है?
निश्चित रूप से भारत इस पर नजर रखेगा। चिंता यही है कि इससे पाकिस्तान की फौजी ताकत बढ़ सकती है और अगर उन्हें किसी भी तरह से बेहतर हथियार या न्यूक्लियर गारंटी जैसी कोई चीज मिलती है तो ये इलाके का शक्ति संतुलन बिगाड़ सकता है। लेकिन क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ जाके पाकिस्तान का साथ देगा? भारत के भी तो सऊदी से अच्छे रिश्ते अब। हाँ, ये बहुत अहम बात है। भारत सऊदी का बड़ा ट्रेड पार्टनर है, हम उनसे बहुत तेल खरीदते हैं। पिछले कुछ सालों में रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। तो लगता तो यही है कि सऊदी अरब सीधे सीधे भारत पाकिस्तान झगड़े में पाकिस्तान का पक्ष नहीं लेगा। शायद वो बीच बचाव करने की कोशिश करे। सही बात है, मध्यस्थता शायद कर सकते हैं। बिल्कुल, मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। तो फौरी तौर पर सीधा खतरा शायद ना हो, पर एक और डर जताया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान इसे एक बड़े इस्लामिक नाटो की शुरुआत न मान रहा हो। हाँ, ये एक दूर की पर गंभीर चिंता जरूर है। अगर पाकिस्तान इसी तरह के समझौते दूसरे खाड़ी देशों जीसीसी वालों के साथ भी कर लें तो वो एक नया मिलिट्री ब्लॉक बन सकता है। उसके फिर भारत के लिए बड़े मुश्किल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस होंगे। सही है। और इस समझौते को सिर्फ इन दो देशों के बीच नहीं देखना चाहिए, आसपास और भी चीजें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे खबरें हैं कि अमेरिका भारत और चीन पर दबाव डाल रहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद करो। अब अगर ऐसा होता है तो फायदा किसको होगा? सऊदी जैसी तेल कंपनियों को। दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन H-1B वीजा नियमों को सख्त कर रहा है, जिसका सीधा असर हमारे हजारों प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ लगता है। दुनिया की ताकतें अपना समीकरण बदल रही हैं। वाकई बहुत ही पेचीदा और बदलता हुआ नजारा है ये। अच्छा, अब आते हैं भारत के एक अंदरूनी मामले पर। चुनाव आयोग ECI से जुड़ा एक विवाद है। हाँ, ये मामला 2023 का है। कर्नाटक में अलन विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। आरोप ये है कि चुनाव के टाइम पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर करीब 6000 वोटर्स के नाम गलत तरीके से लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई। फॉर्म 7 होता है नाम हटवाने का। और इस पर काफी राजनीति भी हुई। जी हाँ, राहुल गांधी ने इसे धोखाधड़ी की कोशिश कहा और चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए थे। द हिंदू अखबार ने इसकी जांच की। क्या पता चला उनकी जांच में? अखबार ने ये तो माना कि हाँ, नाम हटाने की कोशिश हुई थी, ये बात सही है। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये भी पाया कि चुनाव आयोग के अफसरों ने टाइम पर गड़बड़ी पकड़ ली थी और वो जो गलत एप्लीकेशंस थीं उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो चुनाव के नतीजे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, तो अगर कोशिश नाकाम हो गई तो फिर विवाद किस बात का है? विवाद है जांच में सहयोग को लेकर। जब कर्नाटक पुलिस की CID ने जांच शुरू की तो उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई ये हजारों फॉर्म किस IP एड्रेस से भरे गए थे, ताकि पता चले कि ये साजिश किसने रची। तो आरोप यह है कि चुनाव आयोग ने वो IP एड्रेस की जानकारी देने से कथित तौर पर मना कर दिया। अरे, ये तो वाकई चिंता की बात है। अगर चुनाव आयोग ही जानकारी नहीं देगा तो जांच कैसे होगी? बिल्कुल। और चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता, पारदर्शिता, ये तो लोकतंत्र की बुनियाद है। अगर उन पर ऐसे सवाल उठें कि वो जानकारी छिपा रहे हैं तो लोगों का भरोसा कम होता है। सही कहा। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से सफाई आनी जरूरी है। जी बिल्कुल। चलिए, अब आज के आखिरी और मुझे लगता है काफी सकारात्मक विषय पर आते हैं। ये कि कैसे भारत की स्वास्थ्य और कल्याण योजनाएं क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मददगार हो सकती हैं। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प एंगल है। आइडिया ये है कि सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो बनी तो हैं सेहत, पोषण या समाज कल्याण के लिए, पर वो जाने अनजाने में भारत के जो जलवायु लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में भी मदद कर रही हैं। ये तो को बेनिफिट वाली बात हो गई, मतलब एक तीर से दो निशाने। कुछ उदाहरण हैं इसके? कई है, जैसे PM पोषण अभियान है। पहले मिड डे मील कहते थे। हाँ, बच्चों के लिए। जी, मकसद है बच्चों का पोषण सुधारना, पर इसके तहत बाजरा जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बाजरा पौष्टिक तो है ही, साथ में ये क्लाइमेट फ्रेंडली फसल है, पानी कम लगता है, सूखा झेल लेती है। सही है। और सरकार आजकल वो केमिकल खाद कम करने पर भी जोर दे रही है। बिल्कुल, केमिकल खाद कम इस्तेमाल होगी तो मिट्टी की सेहत सुधरेगी, लोगों की सेहत को भी फायदा है, जैसे कैंसर का खतरा कम होता है। और साथ ही खेती से जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, खासकर नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी कम होगी। हाँ, ये तो है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं वो भी सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर वाली। हाँ, उज्ज्वला योजना, इसमें गरीब औरतों को LPG कनेक्शन देते हैं। मेन मकसद तो है कि उन्हें लकड़ी या उपले के धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना, जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है।
पर इसका क्लाइमेट फायदा भी बहुत बड़ा है। जब औरतें एलपीजी जलाती हैं तो लकड़ी उपले कम जलते हैं। उससे ब्लैक कार्बन और दूसरी नुकसानदेह गैसें कम निकलती हैं। और स्वच्छ भारत अभियान का भी इसमें रोल होगा? बिल्कुल। स्वच्छ भारत का फोकस साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ पर है। लेकिन जब गंदगी कम होगी, खुले में शौच बंद होगा, तो पानी के स्रोत साफ रहेंगे, मीथेन गैस का उत्सर्जन भी कम होगा। ये सब पर्यावरण के लिए अच्छा है। मनरेगा का भी जिक्र था शायद? हाँ, मनरेगा तो है गांव में रोजगार देने की स्कीम, पर उसके तहत जो काम होते हैं, तालाब खोदना, पेड़ लगाना, जमीन सुधारना, ये सब तो सीधे सीधे पर्यावरण बचाने वाले काम हैं। हाँ, ये तो है। ये क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने और उसके हिसाब से ढलने, दोनों में मदद करते हैं। तो मतलब हमें पॉलिसियों को अलग अलग देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि वो आपस में कैसे जुड़ी हैं, उनमें तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। एकदम सही का। स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, इन पर फोकस करके भी हम क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में योगदान दे सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो ज्यादा असरदार हो सकती है। तो आज हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्षता का महत्व देखा, एआई जैसी तकनीक के दोहरे पहलू समझे, मौके भी चुनौतियां भी, सऊदी पाकिस्तान समझौते से बदलते वैश्विक समीकरणों को महसूस किया, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंताएं देखीं और आखिर में ये समझा कि कैसे स्वास्थ्य और जलवायु नीतियां मिलकर काम कर सकती हैं। हाँ, और आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है। जैसे हमने देखा कि स्वास्थ्य और जलवायु नीतियां अनजाने में एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकती हैं, क्या उसी तरह ये जो ग्लोबल सुरक्षा समझौते हो रहे हैं, जैसे SMDA, या जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं जैसे AI, या चीन का सोलर एनर्जी में दबदबा, क्या ये अनजाने में अस्थिरता, निर्भरता और बंटवारे को बढ़ावा दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में दुनिया कैसे चलेगी, हमारी अपनी नीतियां कैसी हों, उसमें इन उलझे हुए और कई बार अनसोचे कनेक्शनों को हम कैसे संभालेंगे, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? ये वाकई गहरा सवाल है और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। अगर ये एनालिसिस आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब